पांडे आपका अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने मौलिक अधिकारों तक के लिए वीडियोस बना दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मौलिक अधिकार वाला जो वीडियो है उसका लिंक सेपरेटली मैं आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाता है और वे कैसे लागू कराए जा सकते हैं इसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और संविधान इसके लिए क्या क्या उपबंध करता है और कौन सा जो तंत्र है वह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है और इसके बारे में हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ कि हम ये जान सकें कि संविधान हमको मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कौन कौन सी शक्ति प्रदान करता है और कौन उसे लागू करवा सकता है, हम कहाँ जा सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि संवैधानिक अधिकारों को हम कैसे लागू करवा सकते हैं अगर उनका उल्लंघन कोई कर रहा है तो। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले वही एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये फायदा हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, अनुच्छेद 32, ये तो हम पढ़ चुके थे पिछले में कि अनुच्छेद 32 के तहत संविधान हमको हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकारों का उपचार का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, देखिए जो मौलिक अधिकार हमको प्रदत्त किए गए हैं वे तब तक अर्थहीन है या तर्कहीन है या शक्तिहीन है कह सकते हैं जब तक उनको लागू करवाने के लिए कोई एक प्रभावी तंत्र ना हो। ठीक है, तो वो तंत्र क्या है? अनुच्छेद 32 लोगों को यह अधिकार देता है कि वे अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं अगर उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 226 के तहत, है ना, संविधान लोगों को यह अधिकार देता है कि वे अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए दोनों जगहों पे अपील की जा सकती है। आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं या फिर उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों को लागू करवाना खुद में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था, क्योंकि यही अनुच्छेद भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा है। ठीक है, यहां तक कि उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तक कहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। ठीक है, आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय आपकी बात सुनेगा और उसके बाद वो आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। ठीक है, तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। मैं ये चीज भी बताया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ना उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दावा किया जा सकता है और इन्हीं अनुच्छेदों के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है आपकी सुनवाई करेगा और आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा। ठीक है, तो अब ये जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है ये मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए क्या करते हैं? तो ये मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करते हैं। ठीक है, दोनों, उच्चतम न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रकार की रिट ये जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध लेख, परमादेश और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट ये दोनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। देखिए एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर हम क्या बोलते हैं,
मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है? देखिए, मैं किसका अधिकार ज्यादा है नहीं बोल रहा हूँ, किसका फैसला सब पे लागू होगा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किस बोल रहा हूँ कि कौन ज्यादा अधिकार क्षेत्र तक मौलिक अधिकारों के बारे में सुन सकता है, तो वो है आपका उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सीमित क्षेत्रों के लिए जो है वो सुनवाई कर सकता है मौलिक अधिकार में। अगर डायरेक्ट उल्लंघन है तो सुनवाई कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर उल्लंघन होता है मौलिक अधिकारों के लिए तो उसके लिए सुनवाई करने का जो अधिकार है ना वो उच्च न्यायालय को है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और दोनों जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। ये रीट इस तरीके से है। तो चलिए फिर एक एक करके सभी रीट्स को समझ लेते हैं कि कौन से रीट में क्या होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखते हैं पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है और ये कब जारी किया जाता है, इसको समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, को प्रस्तुत किया जाए। यह कब जारी किया जाता है? जब न्यायालय को यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कैद करके रख लिया गया है। जब न्यायालय को यह बात पता चलती है कि किसी व्यक्ति को कैद करके रख लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी किया जाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए, अब जो भी है उसको प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अब ये जो रिट है ये सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए भी जारी किया जा सकता है, जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है, या कोई कंपनी है। ठीक है, या फिर व्यक्तिगत मतलब कोई किसी को अपने कमरे में कैद करके रख लिया है कोई व्यक्ति, तो जो व्यक्ति कैद किया है उसको जारी किया जाएगा कि प्रस्तुत किया जाए करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और ए हो गया, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब ए ने बी को कैद कर लिया है तो ए को जारी किया जाएगा कि बी को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, ऐसा है ना। तो सार्वजनिक जो बॉडीज हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, पब्लिक बॉडीज जो है ना, पब्लिक सेक्टर, वहां पे भी इसको जारी किया जा सकता है। और जो प्राइवेट लोग हैं, कोई पर्सनल किसी व्यक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से भी जारी किया जा सकता है कि उसको तुम उपस्थित करो, क्यों कैद करके रखे हो, ऐसा। ठीक है, अब ये रिट कब जारी नहीं हो सकता? देखिए, कब जारी नहीं किया जा सकता। पहला केस है जब जारी नहीं करने का कि व्यक्ति को जो कैद किया गया है वो कानून के हिसाब से है, मतलब व्यक्ति ने कुछ कर दिया है कांड, ठीक है, और उसके बाद उसको जेल में रखा गया है, उसको हिरासत दी गई है, तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो जारी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है कि किसी व्यक्ति ने किसी विधानमंडल के खिलाफ या फिर किसी न्यायालय के खिलाफ अवमानना की हो, है ना, उनकी बात मानने से मना किया हो, ठीक है, और उसके बाद उसको हिरासत में रखा गया हो, तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है वो जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके अलावा अब न्यायालय ने ही सजा दे दिया है, मान लीजिए किसी ने कुछ कर दिया है और उसके बाद उसको सजा हो गई है, तो उस सिचुएशन में न्यायालय जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है कि जो किडनैपिंग हुआ है, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, वो उस न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति मान लो कि ब्रिटेन में कैद हो गया है, ठीक है, ब्रिटेन में कैद हो गया है, तो हमारे तो उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है वो, क्योंकि हमारा उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र हमारा देश है ना। ठीक है, तो वो उच्चतम न्यायालय उसके लिए रिट जारी नहीं कर सकता कि तुम फला इंसान को ब्रिटेन से उठा के यहाँ लाओ। वो गवर्नमेंट उसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बात करेगी और उसके बाद वो आ पाएगा। उसके लिए उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट जो है वो कोई रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। दूसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना या फिर मना करना। ठीक है, रोक देना किसी भी काम को कि भाई तू ऐसा मत कर, तू उसके लायक नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, मना करना। और प्रतिषेध लेख जो है वो
उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? जब अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कोई कार्यवाही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनका न्याय क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ रहता है। ठीक है, वो विधि वाले स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से जानेंगे। ठीक है, हम तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना न्याय क्षेत्र वगैरह है, वो पर्टिकुलर जब हम पढ़ाई करेंगे तो अपने को पता चलेगा। ठीक है, तो न्याय क्षेत्र से बाहर अगर कोई कार्यवाही कर रहा है, देखिए न्याय क्षेत्र से एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई कानून लाया गया। ठीक है, कोई कानून लाया गया, अब उसके विरोध में किसी व्यक्ति ने तहसील जो कचहरी होता है उसमें केस ठोक दिया और तहसील कचहरी उस कानून को असंवैधानिक घोषित करे, तो वो तो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर हो गया ना भाई। कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसका है? उच्चतम न्यायालय का। वो देखेगा, ठीक है, कि कोई कानून मूल संविधान के मूल तत्वों के अधीन आता है कि नहीं आता, इसकी जांच करने का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय का है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं। अब उस न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को कर कौन रहा है? वो तहसील कचहरी कर रहा है। तो न्याय जो कार्यवाही है तहसील कचहरी की, वो तो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर की है ना, तो उसको मना करेगा। फिर या तो हाई कोर्ट मना करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ही मना करेगा कि भाई तेरे औकात से बाहर है, तू मत कर उसको। ठीक है, उसको भेज इधर। भेजने वाला अलग है, इसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मना करने वाला बात है। जब कोई कार्यवाही किसी न्याय क्षेत्र से, किसी न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर होता है और उस पे वो न्यायालय कार्यवाही करते रहता है, तो उच्च जो न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को क्या करते हैं? मना करते हैं कि ये कार्यवाही आपके न्याय क्षेत्र में नहीं आता है और आप ये चीज मत कीजिए। ठीक, प्रतिषेध लेख के बारे में आपको याद रखना है कि प्रतिषेध लेख केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी किया जा सकता है। अब न्यायिक अधिकरण में जो कचहरी वगैरह होते हैं, है ना, तहसील कचहरी हो गया, जिला कचहरी हो गया, आपका संभागीय कचहरी हो गया, फिर ठीक है, इन सब के लिए जारी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अधिकरण होते हैं, जैसे हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कोई भी ट्रिब्यूनल जो होता है वह अर्ध न्यायिक अधिकरण होता है। ठीक है, तो उन ट्रिब्यूनल्स के लिए भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, उनको भी कुछ न्यायिक क्षेत्र दिए जाते हैं कि आप इस क्षेत्र में सुनवाई कर सकते हो, उस क्षेत्र में आप सजा भी दे सकते हो। यहाँ तक कि जैसे एनजीटी को है, पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में एनजीटी जो है किसी कंपनी की का जो केस है उसके लिए सुनवाई कर सकती है, कंपनी को बंद कर सकती है, कंपनी को सजा दे सकती है, पेनल्टी दे सकती है। ये सब अधिकार है एनजीटी को। वैसे ही और भी अधिकरण होते हैं हमारे देश में। ठीक है, तो उन अधिकरणों को जो न्यायिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर वो उस न्यायिक अधिकार को छोड़ के कोई दूसरा सुनवाई कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो प्रतिषेध लेख केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी किया जाता है, प्रशासनिक इकाइयों को जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निजी निकायों को भी जारी नहीं किया जा सकता, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती है ना, उनको भी जारी नहीं किया जा सकता। तो आई होप को आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं उत्प्रेषण लेख के बारे में। ठीक है, तो उत्प्रेषण लेख का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। ठीक है, प्रमाणित होना या फिर सूचना देना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और उत्प्रेषण लेख जो है वह उच्च न्यायालयों के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। किस चीज के लिए जारी किया जाता है? सूचना है अब इसका मतलब। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों को जो जारी किया जाता है उच्च न्यायालयों के द्वारा। उच्च न्यायालय कब जारी करते हैं? जब उनको अधीनस्थ न्यायालय से उनके यहाँ लंबित, किसके यहाँ लंबित? अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की जानकारी चाहिए होती है। मतलब कोई उच्च न्यायालय है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालय से पूछता है कि तेरे यहाँ कितने मामले लंबित हैं। ठीक है, तो ये जो किस लेख के माध्यम से पूछेगा? वो पूछेगा उत्प्रेषण लेख के माध्यम से। ठीक है, तो मामलों की जानकारी भी मांग सकता है या फिर उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण लेख के मामले से ये भी कह सकता है कि तेरे यहाँ जो मामला लंबित है उसको मेरे पास भेज। ठीक है, तो मामलों की जानकारी से संबंधित या मामलों को स्थानांतरित करने से संबंधित जो लेख जारी किया जाता है उसको कहा जाता है उत्प्रेषण लेख। ठीक, देखिए अब इन लेखों से आप ये सोच सकते हैं कि इनका मौलिक अधिकार से कैसे लेना देना है।
तो जैसे मान लीजिए कि वही अब तहसील कचहरी में मौलिक अधिकार से संबंधित कोई केस चला गया, तो उच्च न्यायालय तहसील कचहरी को बोलेगा कि उस मामले को मेरे यहाँ भेज, तो वो उत्प्रेषण लेख के मामले से के माध्यम से बोलेगा। ठीक है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। उत्प्रेषण जो है, देखिए उत्प्रेषण निवारक भी है और सहायक भी है। निवारक ऐसे है कि इनको मना कर दिया जाता है कि तेरे यहाँ जो मामले चल रहे हैं वो तेरे क्षेत्र से बाहर है, उसको हमारे यहाँ भेज। ठीक है, तो निवारक हो गया। और सहायक क्योंकि हमारे अपने यहाँ मंगा रहा है तो उसकी सहायता कर रहा है, तो निवारक और सहायक दोनों है उत्प्रेषण। और इससे पहले जो हम प्रतिषेध लेख पढ़े थे ना, तो प्रतिषेध लेख केवल निवारक होता है, वो सहायक नहीं होता, वो सिर्फ मना कर देता है। ठीक है, कि तो ऐसा नहीं करेगा, बस खत्म, तो वो निवारक हो गया। और यहाँ पे मना करने के साथ साथ जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से मामलों को अपने यहाँ मंगा लेता है, तो सहायक भी होता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उत्प्रेषण लेख निवारक और सहायक दोनों होता है। अब उत्प्रेषण लेख किसको जारी किया जा सकता है? तो पहले उत्प्रेषण लेख केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी किया जा सकता था। ठीक है, उत्प्रेषण लेख पहले क्या किया जा सकता था? न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो अधिकरण होते हैं उन्हीं को जारी किया जा सकता था। जैसे कि प्रतिषेध जो है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों को ही जारी किया जाता है, बाकी को जारी नहीं किया जाता। तो वैसे ही ये भी उत्प्रेषण भी क्या किया जाता था? न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों को ही जारी किया जाता था। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली जो प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, ठीक है, अब बहुत सारे ऐसी प्रशासनिक इकाइयां हैं जो लोगों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, रहने के लिए प्रशासनिक इकाई है वो, लेकिन आपके लोगों के अधिकारों को प्रभावित करती है। वैसे ही आपका रेवेन्यू वाला जो पार्ट हो जाएगा, जैसे जिसमें डिप्टी कलेक्टर वगैरह लोग आते हैं, वो भी प्रशासनिक इकाई है लेकिन अधिकारों को प्रभावित करती है। तो उन सब के खिलाफ भी क्या किया जा सकता है? उत्प्रेषण लेख जो है वो जारी किया जा सकता है। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक जो अधिकरण है या प्रशासनिक इकाइयां जो है उनको भी उत्प्रेषण लेख जारी किया जा सकता है। तो ये तो हो गया उत्प्रेषण लेख के मामले। ठीक है, अब देखते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं, मतलब उच्च न्यायालय किसी को आदेश कर सकता, कोर्ट जो है, कोई भी न्यायालय, कोर्ट जो है वो आदेश कर सकता है। अब किसको आदेश करेगा? जैसे कोई सार्वजनिक अधिकारी है, जैसे मान लीजिए कलेक्टर हो गया, सार्वजनिक अधिकारी होता है, और आपका तहसीलदार हो गया। ठीक है, इसके अलावा सीएमओ वगैरह हो गए, नगर पंचायत नगर पालिका के। ठीक है, ग्राम पंचायतों में सचिव हो गया, ये जो है क्या होते हैं? सार्वजनिक अधिकारी होते हैं। अब मान लीजिए कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, सचिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, या किसी नगर पंचायत नगर पालिका का सीएमओ अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है परमादेश जारी करता है। ठीक है, किसको? जो प्रशासनिक अधिकारी, जो सार्वजनिक अधिकारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है, उसको कोर्ट क्या करता है? आदेश जारी करता है और उसको कहता है कि तू अपना काम ठीक से कर, तेरी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है। तो ये आदेश जारी करने वाला जो है नियंत्रण पत्र जो है उसको परमादेश कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक नियंत्रण पत्र है जो सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी करता है। ठीक, अब इसे निजी इकाइयों के विरुद्ध देखिए किसके किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण, है ना। और यहां तक कि परमादेश जो है वो सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, सरकार से भी पूछा जा सकता है या बोला जा सकता है उनको कि फला कार्य को आप कार्यवाही तमीज से कीजिए। जैसे अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन वाला जो हुआ था उसमें परमादेश जारी किया गया था। सुप्रीम हाई कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश जारी कर दिया था सरकार को कि आपने जो वैक्सीनेशन कराने का तरीका इजाद किया है, तरीका जो ढूंढा है वो सही नहीं है, आप दूसरा तरीका देखिए। तो वो सीधा सीधा आदेश था, वो परमादेश था, सरकार को जारी किया गया था। ठीक है, तो ऐसे होता है यहाँ पे। परमादेश किसको जारी नहीं किया जा सकता? निजी व्यक्तियों या इकाइयों को जारी नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनको परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी गैर संवैधानिक विभाग जो है उसके विरुद्ध जो है परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को आदेश नहीं किया जा सकता कि तू अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। किसी राज्य के राज्यपाल को भी आदेशित नहीं किया जा सकता कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध भी
परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो ये उत्प्रेषण लेख और परमादेश लेख, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, ठीक है, मतलब इसमें कोर्ट जो है वो पूछता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई लेख जारी किया जाता है ये पूछने के लिए कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। अब ये जो रीट होता है ना, ये लोक कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अधिकार ग्रहण को रोकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में चुनाव होता है, ठीक है, किसी गांव में चुनाव होता है और वहां पे जो पुराना सरपंच है वो रसूखदार है, बहुत वहां का मालगुजार है, मान लीजिए उस इलाके में उसकी चलती है, और जब दूसरा चुनाव होता है तो वो चुनाव हार जाता है। अब उसके बाद चुनाव हारने के बाद भी वो सरपंच का पद जो है वो छोड़ता नहीं है, उसको उसका त्याग नहीं करता, वो सरपंच के पद पे बना ही रहता है। तब उसको न्यायालय पूछ सकता है कि तुम किस अधिकार से सरपंच के पद पर बैठे हो जब तुम चुनाव हार गए हो। तो ये जो लेख जारी करके पूछेगा ना न्यायालय, उसी को बोला जाता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक। तो अधिकार परीक्षा लेख जो है वो सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में जारी कर सकते हैं, लेकिन कब उस सार्वजनिक कार्यालय का जो निर्माण होगा वो क्या हो, संवैधानिक हो। मतलब इसे, ये जो मैं आपको पंच सरपंच वाला बताया, ग्राम पंचायत के लिए जारी किया जा सकता है, नगरीय निकायों के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है, इनके लिए जारी किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो राजस्व अधिकारियों के जो पद होते हैं वहां पे भी जारी किया जा सकता है कि अगर किसी अधिकारी का कहीं पे दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया है लेकिन वो अपना पुराना जगह नहीं छोड़ रहा है, तो भी बहुत ज्यादा दिन होने के बाद उससे पूछा जा सकता है कि तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो, या रिटायरमेंट के बाद कोई अपना पद नहीं छोड़ रहा है तो उससे पूछा जा सकता है कि आप रिटायर हो गए फिर भी आप अपना पद क्यों नहीं छोड़ रहे हो। वो पूछने का अधिकार या जो रीट जारी होता है उसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसे मंत्रित्व कार्यालय, मतलब किसी मंत्री के कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, और किसी निजी अधिकरण के लिए, निजी कार्यालय के लिए भी जारी नहीं किया जा सकता। किसको, अधिकार परीक्षा लेख को। ये सरकारी कार्यालयों के लिए ही और संवैधानिक कार्यालयों के लिए ही जारी किए जा सकते हैं। संवैधानिक कार्यालयों में मंत्रित्व कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तो हो गया जो रीट जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करते हैं उनके बारे में एक विश्लेषण, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा रीट किस किस चीज के लिए काम आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।